Hello everyone. We are going to discuss very important segment based on this sentence improvement. You know very well कि sentence improvement एक तरीके का टॉपिक है जिसमें ग्रामर और वोकैब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके दो सेशन हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर फर्स्ट और इसके बाद कल आपको इसका लेक्चर नंबर सेकंड मिलने वाला है। तो दो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। पहली चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मैं आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, है ना? आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि नो सूनर के साथ देन, हार्डली, स्कार्सली के साथ व्हेन और दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम टू द पॉइंट ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो लिटरली थोड़े से ट्रिकी हैं, है ना? तो इस वीक का पहले आप स्केड्यूल देख लीजिए और लास्ट सेगमेंट में मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था और फ्रैजल वर्ब का सेगमेंट ऑलरेडी हो चुका है लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं करा है। रीजन इज दैट कि उसमें बहुत सारे फ्रैजल वर्ब अभी इंपॉर्टेंट वाले बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीक की जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें एक लेक्चर अभी इसका रिमेनिंग है। इसके बाद आज हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, कल भी हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे। इट मीन्स ट्यूसडे और वेंसडे को हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। थर्सडे को वॉइस, फिर इसके बाद नरेशन, फिर इसके बाद मिस स्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड की एक अभी क्लास आपकी रिमेनिंग है। एक क्लास में ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट सिर्फ वर्ड डिस्कस किए हैं, अभी क्वेश्चंस रिमेनिंग है। और संडे को आपका एडीएम का टेस्ट होगा। एडीएम को बहुत अच्छे से हम लोगों ने अभी समराइज किया है रिसेंट में। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन अब करने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा, देन आप चेक करिएगा वो आंसर करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द साइज ऑफ हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू, है ना? यह कंपैरिजन वाला टर्म है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको फाइंड आउट करना है विच वन इज करेक्ट। पहली बात तो एक बात ये देखिए जरा, एज स्मॉल एज लिखना चाहिए था। अगर आप पॉजिटिव यूज कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री या तो एज से बनती है या फिर सो एज के फॉर्मेशन से बनती है। तो सर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसको इनकरेक्ट कर लिया। सेकंड एक ये हो गया, स्मॉल देन नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि देन कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो स्मॉलर देन विल बी योर करेक्ट आंसर। इट मीन्स ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं, या तो आंसर होगा फर्स्ट स्मॉलर देन, या फिर होगा स्मॉलर देन दैट ऑफ योर्स, है ना? स्मॉलर देन योर्स या फिर स्मॉलर देन दैट ऑफ योर्स। अब मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो आंसर कर रहे होंगे सर वो यू आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना? अकॉर्डिंग टू मी आप ऐसा कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे साथी, है ना, वो है करेक्ट आंसर कौन सा? दैट विल बी डी, है ना? ये कैसे हुई गया? अब देखो जरा एक बात समझना ध्यान से कि एक्चुअली अगर ये केवल इतना लिख रहा होता, ये स्टेटमेंट इतना लिख रहा होता कि हिज हाउस, इस वाली बात को मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। मान लीजिए स्टेटमेंट केवल इतना दिया होता कि ऐसे दे रहा होता, हिज हाउस इज स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन और यहाँ पर आप लिखते योर्स, है ना? ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। देखिए अब एक और चीज है कि कंपैरिजन करते समय हमेशा नाउन और प्रोनाउन को बैलेंस करके चलना है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर एक ही नाउन है आपका, कौन सा? हाउस। यहाँ से यहाँ तक कंपैरिजन कर रहे हो, इससे देन तक क्या है सर? यहाँ पर कंपैरिजन है ना? तो हिज हाउस क्या हो गया? फर्स्ट नाउन हो गया और इसके लिए यहाँ पर आपने एक प्रोनाउन यूज कर लिया है ना, योर्स। यहाँ एक प्रोनाउन है, यहाँ पर एक नाउन है, इट मीन्स ये बैलेंस्ड है। नाउन प्रोनाउन बैलेंस होने चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो देन यू कैन यूज प्रोनाउन, है ना? और वो आप पढ़ रखे हो क्या कि या तो दैट ऑफ लगाएंगे या फिर दोज ऑफ का यूज करेंगे। दैट ऑफ कब आता है? सिंगुलर के केस में। दोज ऑफ कब आता है? प्लूरल के केस में। यू नो वेरी वेल, है ना? अब इस वाले पॉइंट को और थोड़ा सा डिकोड करते हैं। देखो अब यहाँ पर कितने नाउन है, यहाँ से यहाँ तक कंपैरिजन है। पहले से ध्यान सुनना, इज स्मॉलर देन ये कंपैरिजन वाला टर्म है। द साइज ये फर्स्ट नाउन हो गया, एक नाउन हो गया। हिज हाउस ये सेकंड नाउन हो गया। अच्छा प्रोनाउन कितने हैं लास्ट में? यू तो यूज ही नहीं करोगे। पहली बात तो यू की जगह योर्स होना चाहिए। रीजन इज दैट यहाँ हिज हाउस है तो यहाँ पर योर हाउस लिखो, लेकिन वो बार बार नाउन रिपीट नहीं करोगे। दैट्स वाई उसकी जगह प्रोनाउन लाएंगे तो योर्स आएगा, है ना? लेकिन वो योर्स इसके लिए आ गया, जैसे हिज हाउस है तो यहाँ पर आ गया योर्स, ये तो करेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज अभी भी स्किप है, वो है द साइज। और ये कैसा नाउन है? ये सर सिंगुलर नाउन है।
सिंगुलर नाउन है तो फिर क्या लगाओगे, दैट ऑफ, है ना। तो कंपैरिजन वाले टर्म में बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि आप कंपैरिजन वाले टर्म देखो, यहाँ पर नाउन काउंट कर लो और यहाँ पर प्रोनाउन काउंट कर लो, नाउन या प्रोनाउन काउंट कर लो। अगर वो बैलेंस्ड हैं तो फिर सही है, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर उसमें दैट ऑफ या दो जॉब इंक्लूड करना है या रिमूव करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर आपके लिए पुटअप कर रहा हूँ, जिसका आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पहले ये वाला, ये एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख करके दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे बताइएगा। एक सेकंड रुकना मेरे भाई। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, उसका आंसर आपको करके बताना है। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई माई कैफ इज चीपर चीपर देन दैट ऑफ योर्स। कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करिएगा कि आप बैलेंस करके देखने की कोशिश करिएगा कि पहले कितने नाउन है, बाद में कितने नाउन है, क्या वो बैलेंस है, वो सिचुएशन बैलेंस है। अनदर वन, अगले वाले सेकंड क्वेश्चन, द चेयर आई हैव बॉट रिसेंटली इज कॉस्टली देन व्हाट आई बॉट लास्ट ईयर, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए जरा, इज द कॉस्टलीस्ट, इज कॉस्टलियर, इज मोर कॉस्टली, विल बी कॉस्टली। अब एक बात समझिए, ये देन कब यूज करते हैं, ये देन कब यूज करते हैं, वेन एवर कंपेरिजन इज गिवन, है ना। तो जब भी कंपैरिजन होगा तो वहां पर आप देन यूज कर रहे होगे, ये सुपरलेटिव में तो देन का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ भी देन यूज नहीं करोगे। भाई कॉस्टली की डिग्री कैसे बनाओगे आप, तो फर्स्ट वर्ड क्या हो गया, कॉस्टली, सेकंड वर्ड क्या हो गया, मोर कॉस्ट, सॉरी, आप ऐसे लिखोगे कॉस्टलियर एंड थर्ड वन इज कॉस्टलीस्ट, आप ऐसे यूज करोगे, कॉस्टलीस्ट, है ना। तो ये हो गया पीडी, ये हो गया सीडी, ये हो गया एसडी। क्लियर। अब आपने कहा कि पॉजिटिव तो नहीं लगाएंगे, सुपरलेटिव ही नहीं लगाएंगे, या तो कॉस्टलियर आएगा या तो मोर कॉस्टली है। अब एक और बात समझना कि यूजुअली क्या होता है, जब दो अलग अलग चीजें हैं, मान लिया एक चीज ये है ए और एक चीज ये है बी, दो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन का जो टर्म होता है वो किससे आप कंपेयर करोगे, वो आप कंपेयर करोगे किससे, दैट विल बी ई आर। लेकिन अगर मान लो वस्तु एक ही है, आपके पास थिंग एक ही है, पर्सन एक ही है, क्वालिटी दो हैं, एक क्वालिटी ए है एक क्वालिटी बी है, उन क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर आप किसके साथ जाओगे, दैट विल बी मोर, तब आप मोर के साथ जाओगे। अब यहाँ पर देखो, कह रहा है चेयर जो मैंने अभी खरीदी, रिसेंट में खरीदी, कह रहा है व्हाट आई बॉट लास्ट ईयर, है ना, वो महंगी है, किससे, कह रहा है जो मैंने लास्ट ईयर खरीदी। तो दो अलग अलग चेयर्स हैं, इसलिए अब आप इसके ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ नहीं जाएंगे। होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब मैं एक और क्वेश्चन इसमें मैं आपको पुटअप कर रहा हूँ आपके लिए, इसका आंसर आप बताना। मैंने कहा सी इज टॉलर देन एंड ब्यूटीफुल, इज इट करेक्ट, बस ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, इज इट करेक्ट, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवन इफ यू हैव नेवर हियर्ड हिज नेम, यू हैव प्रोबेबली मेट समवन with his words tattooed in their skin or beard, ये लिख रहा है। अब देखो एक चीज, पहले तो टैटू की स्पेलिंग पूछी जाती है, ये अभी मैंने करेक्ट स्पेल्ट वाले में ये स्पेलिंग कराई भी थी, टी डबल ओ दो कीवर्ड याद रखें, है ना। अब दूसरा देखिए जरा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ट्रू लगाएंगे, अनटिल लगाएंगे, ओवर डूइंग, या फिर ऑन। अब एक बात बताओ जरा, कि वैसे यूजुअली आप ये वाला पॉइंट पढ़ते हो कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है ना, इसका फिगर ऐसे बनाइए आप, कि आपने ऐसे फिगर बनाई, ये कोई चीज़ है, ये किसी चीज़ का सरफेस है, दूसरी चीज़ ये है, ये इसके कांटेक्ट में है,
एक तो कॉन्टैक्ट में, दूसरा अपर है। 2 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं, है ना? तो इस केस में क्या लगाते हैं सर? ऑन का यूज़ करते हैं। ये तो बेसिक, जैसे आपने कहा बुक जो है टेबल के ऊपर है, इस तरीके से आप यूज़ करते हो। लेकिन इसके कुछ और अच्छे एग्ज़ाम्पल्स की अगर बात करें हम, है ना? जैसे आपने क्या कहा कि भाई नोटिस बोर्ड पर नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगी हुई है। देयर इज़ अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, ऑन द नोटिस बोर्ड। आप ऐसे लिखोगे ऑन द नोटिस बोर्ड, ये बना जाएगा। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कहा कोई बटरफ्लाई है, वो डोर पर बैठी हुई है। बटरफ्लाई इज़ सिटिंग, मैंने कहा अ बटरफ्लाई बटरफ्लाई इज़ सिटिंग ऑन द डोर, ऑन द डोर। ये देखिए ज़रा, आप इसको वैसे भी रिलेट कर पाओगे कि डोर का सरफेस एरिया ज़्यादा, बटरफ्लाई का कम, दोनों कॉन्टैक्ट में, अपर है, इसलिए ऑन। एक और मैंने अभी रिसेंट में आपको बताया था, ऑन द डॉटेड लाइन। ये एग्ज़ाम्पल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब यहाँ से क्लैरिटी आएगी। ऑन द डॉटेड लाइन, ऐसे आप लिखोगे टैटूड ऑन देयर स्किन, है ना? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर ऑन की आप बात करते हो। एक जैसे ये आपने कहा ऑन द नोटिस बोर्ड, आपने कहा सिटिंग ऑन द डोर, कोई बटरफ्लाई जो डोर में बैठी हुई है, और ये आपने कहा ऑन द डॉटेड लाइन। तो होप सो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ अप टू अनदर, पॉल्यूशन, है ना? लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। जो पॉल्यूशन लेवल है ना? जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, और बहुत तेज़ी के साथ। अब लार्जली जो है, यहाँ पर देखिए, अब 2 ही ऑप्शन के साथ आप जाओगे, दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस, है ना? अब या तो हाइली के साथ स्लोली तो नहीं आएगा, या ऑलमोस्ट हमें किल ही कर दे रहे हैं, है ना? इसका मतलब स्लोली तो नहीं आएगा, प्राइमरीली भी नहीं आएगा, मुख्य रूप से, चीफली, मुख्य रूप से, है ना? यहाँ पर एक ही आंसर हो सकता है, दैट विल बी हाइली, कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन दूसरी वजह से सेलेक्ट किया था, लॉर्जली की जगह इसने नो इम्प्रूवमेंट देता, तो फिर इन दोनों में कौन-सा पिक करते, उस वजह से मैंने पिक कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर ये क्वेश्चन ईज़ी हो गया आपके लिए। तो थोड़ा-सा ट्रिकी रखने के चक्कर में था, तो वहाँ पर बेसिकली अगर एफआईबी करता, यहाँ पर अगर मान लो इसको यहाँ पर एक ऑप्शन और दे देता, नो इम्प्रूवमेंट, तब आप किसके साथ जाते? तब ये क्वेश्चन और बेटर हो जाता। अनदर वन, आगे चलते हैं। A computer can't function, a computer can't function, है ना? विदाउट इट्स मदरबोर्ड। तो एक मतलब कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता बिना मदरबोर्ड के, बिना इसके मदरबोर्ड के। अब इट्स की जगह आपको डिफाइन करना है। यू नो वेरी वेल, एक तो ये आप जानते हो, इट एक प्रोनाउन है, फिर आप इसमें क्या करते हो? एपोस्ट्रोफ लगा देते हो, तो ये इसका मीनिंग हो जाता है इट इज, है ना? हालाँकि इसका मीनिंग इट हैज़ भी बन सकता है। आगे चलते हैं, डिपेंड करता है वो कॉन्टेक्स्ट कैसा है, इट इज़। और एक और आप ऐसे यूज़ करते हो, इट्स। इट्स का मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये पॉजेसिव हो गया। दोनों में डिफरेंस है। जब आप ऐसे लिखते हो, इट्स आईटी एपोस्ट्रोफ एस, तो इट मीन्स इट इज़। लेकिन जब आप इट्स लिखते हो, तो ये क्या बताता है? ये पॉजेसिव है। और इट क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन है, यूज़ फॉर, और किसके लिए? यूजुअली नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हो, और जिनमें जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हो, उनके साथ डे, मंथ, ईयर, इन सभी के साथ। कई बार किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इट का यूज़ कर लेते हो। देयर आर सो मैनी यूसेज ऑफ इट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी। पॉजेसिव चाहिए हमें यहाँ पर, एनिमल के नेम के साथ भी इट लगाते हो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इट। और कंप्यूटर सिंगुलर है, दैट्स व्हाई हम देयर के साथ नहीं जा रहे हैं। यहीं पर अगर कंप्यूटर्स लिखा होता, मान लिया सेंटेंस कुछ ऐसे दे रहा होता कि कंप्यूटर्स कांट फंक्शन विदाउट देयर मदरबोर्ड, फिर यहाँ पर देयर आ जाता। अनदर वन, माय कजिन वर्क्स डे एंड नाइट। अनदर वन, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। तो अचीव सक्सेस इन लाइफ, है ना? अभी मैं एक वो सेशन करा रहा था स्पॉटिंग एरर का, मैंने और रिसेंट में सेशन कराया है ना? वहाँ पर अचीव की स्पेलिंग मैंने बताई, ठीक है? और क्या कहा जाए कि ऑनेस्टली वो, मतलब एक पेयर जो मैं बना रहा था, रिसीव है, परसीव है, कंसीव है, उन्हीं में मैंने इसको भी सेट कर दिया, है ना? बाय मिस्टेक। फिर मैंने तुरंत उसको रेक्टिफाई कराया। लेकिन भाई साहब, ये भारत का युवा है ना? वो तसल्ली नहीं है। तुरंत आकर के तुरंत पिन करना है कि नहीं सर आपने गलत। अरे मेरे भाई, है ना? कम से कम एक स्टेप आगे देख लो, उसको रेक्टिफाई कराया। लेकिन नहीं, यहाँ
आपने ठान रखा है कि गुरुजी की मिस्टेक को हाईलाइट करना है, कुछ भी हो जाए। आपने वो परसेप्शन बना रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा एनीवे फिलहाल वापस आते हैं। माय कज़िन वर्क्स डे एंड नाइट। अब इसमें से आपको पता है अच्छा जब ये सॉल्व करते हो आप इस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर आपको इडियम्स के क्वेश्चन भी मिल जाएँगे, वन वर्ड के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने वाले हैं, है ना? जैसे ये डे एंड नाइट का मीनिंग क्या है? वूल ऑफ टीयर्स अराउंड द क्लॉक, ग्रेट डीलिंग या फिर अ हैंडफुल। अभी मैंने रिसेंट में आपको इडियम्स कराए, जितने भी इम्पोर्टेंट इडियम्स थे, उनमें बात की थी। तो जैसे मैंने कराया था अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब 24 घंटे होता है। वही मीनिंग है डे एंड नाइट। कह रहा है मेरा जो कज़िन है वो मेहनत करता है, कह रहा है डे एंड नाइट अचीव सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता पाने के लिए वो दिन-रात मेहनत कर रहा है। इट मीन्स क्या होता है दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा अराउंड द क्लॉक, है ना? और क्लॉक से एक और इडियम मैंने बताया था, ज़रा अगर आपको याद आ रहा हो, एक अराउंड द क्लॉक था और एक इससे रिलेटेड एक और इडियम था क्लॉक का, है ना? वो अगर आप बता पाओ तो आप बताइएगा। नाउ मूव टू अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाई बाय स्टिला। अब चेक करते हैं सर इसको। देखो मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है और रीज़न एक बता दे रहा हूँ, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज है ना? आई मीन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप समझ सकते हो। तो अगर प्रॉब्लम है तो मैं ऑन कर लूँगा, ऐसा कोई नहीं है। बस थोड़ा-सा ज़्यादा कन्वीनिएंट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो जाती है, हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो तो आप बता दीजिएगा अगर नीड है तो मैं कर लूँगा। रेयर स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग्स, है ना? वर। अब आपने कहा वेरी क्विकर, क्विकर कौन-सी डिग्री है? ये है सीडी कंपैरेटिव डिग्री। आप जानते हो ईआर या मोर के फॉर्मेशन से आप कंपैरेटिव डिग्री का को डिज़ाइन करते हो। वेरी एक एडवर्ब है एंड मच इज़ आल्सो आर एडवर्ब। ये आता है सर पीडी के साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ। ये आता है सीडी के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ, एसडी के साथ दोनों आ जाते हैं। चाहे वो वेरी हो और चाहे वो मच हो, बस इसमें ये वाली बात याद रखनी है कि आर्टिकल द वेरी से पहले एंड मच के बाद में लगता है। अब आपने कहा टू फ्रॉक्स, पहले तो ये समझना है, टू नहीं आएगा ये वाली बात। रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉक्स, जो फ्रॉक्स की रेयर स्पीसीज है ना? तो इट मीन्स यहाँ पर टू नहीं आएगा, ऑफ ही आएगा, ऑफ फ्रॉक्स। इन नहीं आएगा, इन भी इन एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, वर वेरी क्विकली और आपने कहा फ्रॉक्स वर वेरी क्विकलियर। भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री, तो ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा? दैट विल बी सेकंड। We all have to pull our socks up for the upcoming board exam if we want to get understanding grades, outstanding grades, sorry। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है we all have to pull our socks up। हमें क्या करना है? कह रहा है बोर्ड एग्जाम, जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है, अगर हम आउटस्टैंडिंग ग्रेड पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये ईडीएम है बेसिकली, पुल और सॉक्स अप। It means act in a proper manner, work harder than before, calm down impudent contempt, revive interest in old matters। और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है और अगर हम सक्सेस आउटस्टैंडिंग ग्रेड पाना चाहते हैं तो हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी, ये कहना चाह रहा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। होप सो आपका भी यही आंसर होगा। अनदर वन, द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड। कंक्लूडेड से आपको आइडिया लग गया कि सर ये पास्ट हो गया। अरे हिज स्पीच, अरे चीफ गेस्ट ने अपने स्पीच को कंक्लूड किया, है ना? एज क्योंकि अरे ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर। अब एक बात समझो यहाँ पर कि ये मतलब आई मीन सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है नहीं। ही वॉज रिक्वेस्टेड होगा, ही इज रिक्वेस्टेड होगा, ही विल बी रिक्वेस्टेड। विच वन इज करेक्ट? तो फर्स्ट वन इज दैट कि यहाँ पर कंक्लूडेड आप यूज करो, पास्ट है तो इस तो यूज नहीं करोगे, प्रेजेंट का यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि एक बार पास्ट होता है तो फिर पूरे में आप पास्ट यूज करते हो। यू कैन से लाइक दिस कि अगर मेन स्टेटमेंट आपका पास्ट में है तो पूरा स्टेटमेंट पास्ट में होना चाहिए। विल का यूज भी नहीं कर पाओगे बिकॉज कंक्लूडेड इज गिवन। अगर कंक्लूड्स दिया होता देन वी कैन थिंक अबाउट इट, है ना? तो सो आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना? क्लियर हो गई बात? चलो अनदर वन, बाकी ये पैसिव बना रहा है, ये वाली बात ध्यान दीजिए। यहाँ से भी आइडिया लग रहा है बाई से, और एज ही वॉज रिक्वेस्टेड उससे
क्या किया गया? रिक्वेस्ट की गई। अनदर वन, देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। कह रहा बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, कहाँ पर? कह रहा ऑपरेटिव एरिया पे। अब ऑपरेटिव का मीनिंग इनमें से कौन सा रिप्लेस कर सकता है, ये आपको देखना है। इंडस्ट्रियल होगा, सर्विसेबल होगा, इंडस्ट्रियस होगा, मैकेनिकल होगा। और आपको पता है, जब मोस्टली अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि होमोपोन्स दिए गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जानबूझ करके एग्जामिनर वहाँ पर पुटअप करता है सो दैट आप कंफ्यूज हो। तो फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आंसर उन्हीं में से हो सकता है। जैसे पहला है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस दोनों वर्ड इंडस्ट्री से बने हैं। इनका जो ओरिजिनेशन है वो क्या कहाँ से है? दैट विल बी फ्रॉम इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू इंडस्ट्री। एंड बट इंडस्ट्रियस मीन्स होता है लेबोरियस, लेबोरियस, है ना। हालांकि दोनों का ओरिजिनेशन सेम है बट मीनिंग विल बी डिफरेंट, है ना। तो आपने कहा बहुत सारी फैक्ट्रीज है, कहाँ पर? ऑपरेटिव का मतलब होता है, वैसे ऑपरेटिव अगर आप डिफाइन करोगे तो इट मीन्स होता है वर्किंग प्लेस, है ना। आप इसको डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि एबल टू यूज्ड, जहाँ पर काम किया जा सके, है ना। वर्किंग एबल आप बहुत अच्छे से डिफाइन करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, वर्किंग या फिर एबल टू यूज्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी इंडस्ट्रियल। अनदर वन, इफ सॉरी, आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग hints but also with providing her links। अच्छा, एक चीज और है, जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं उसी के क्वेश्चन है सभी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले के पिक करके आपको करा रहा हूँ, रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है। तो वो डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एसएससी में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हमारे एग्जाम के लिए है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अब आइए देखिए डिस्कस करते हैं। एक तो पहला पॉइंट ये बनता है सर, क्या कि नॉट ओनली के साथ क्या करते हैं आप? यू नो वेरी वेल कि नॉट ओनली के बाद साथ हम बट आल्सो का यूज करते हैं। इसके बाद इसके साथ कितने पॉइंट आपको रिकॉल करने हैं? पहला पॉइंट ये कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज करते हैं, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। दूसरा ये आता है कि यहाँ S1 है या S2 है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। वेन एवर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ नॉट ओनली एंड बट आल्सो, हम जो वर्ब यूज करेंगे दैट विल कम अकॉर्डिंग टू S2, ये वाली बात। सेकंड पॉइंट ये हो गया। एंड थर्ड वन इज दैट कि नॉट ओनली के बाद जैसा टर्म होगा वाइसे वर्सा आप क्या करोगे? बट आल्सो के साथ टर्म का यूज करोगे। इट मीन टर्म बैलेंस करने हैं आपको। अब पता है पहले वाले को आपको बैलेंस करना है, सेकंड वाला पहले आप देख लीजिए बट आल्सो। अच्छा, जैसा पैटर्न बट आल्सो के बाद होगा वैसा ही पैटर्न आप नॉट ओनली के बाद यूज करें। जैसे बट आल्सो के बाद विथ लगा है, विथ के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है प्रोवाइडिंग हर लिंक्स, इट मीन्स यही काम आपको नॉट ओनली के बाद करना है। लेकिन नॉट ओनली के बाद तो इसने वर्ब रख रखी है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रखा है इसका हेल्प का ही, है ना। यहाँ पर बाय लगा रहा है, इट मीन्स इस नॉट ओनली को पिक करिए यहाँ से, और इसको यहाँ पर अगर हम प्लेस कर दें तो ये पूरा जो ये जो बैलेंसिंग वाली सिचुएशन है ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर आप क्या करो, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट यूज करो, यहाँ पर भी प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए आपको। नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कुछ ऐसे बनेगा, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। एक तो ये वाली बात याद रखना कि मैथमेटिक्स की स्पेलिंग आपसे पूछी जाती है। पहला एक क्वेश्चन ये बन गया कि मैथमेटिक्स की स्पेलिंग देख लो आप, MATHEMATICS, है ना, ये बनती है। दूसरी बात कि इस एबिलिटी को कौन रिप्लेस कर सकता है? कि मायरा जो है हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को लेकर के उसके पास एबिलिटी है। एस्ट्यूट, एल्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड तो जानते हो आप, रॉब होता है ना। तो ये तो नहीं ये तो आने से रहा। दूसरा एल्टीट्यूड हाइट होता है, एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या हो गया? हाइट, फिर ये भी एलिमिनेट हो गया। एस्ट्यूट मतलब होता है जो व्यक्ति कैसा हो, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्लेवर भी हो, उसको आप एस्ट्यूट बोलते हो। वो कैब वाले सेगमेंट में हमने इसको डिस्कस किया था। आपने कहा था ऐसे ट्यूटर मिल जाए तो बात बन जाए, है ना, कुछ ऐसे आपने ट्रिक्स बना करके उसको लर्न किया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्किल, का मीन्स क्या होता है? स्किल, टैलेंट है जिसको आप कहते हो।
तो मायरा हैज एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। और एप्टीट्यूड का मीनिंग जो होगा वो होगा दैट विल बी स्किल। और एक और क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि एप्टीट्यूड फॉर इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज करते हो दैट विल बी फॉर, ये भी आप पॉइंट यहाँ से रिकॉल कर सकते हो। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ अप टू 13, टू टेल others secret information only for enjoyment is not a good practice। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना दूसरे से और खासतौर से इंजॉयमेंट के पर्पज से ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब इसको क्या कहते हो आप, टू टेल अदर्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? ये स्पिल द वर्ड्स, मतलब इनडायरेक्टली आपसे ईडियम पूछना चाह रहा है। स्पिल द वर्ड्स है, स्पिल द कैट है, स्पिल द अनियंस है, या फिर स्पिल द बीन्स है। और ये आपने ईडियम में ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट विल बी स्पिल द बीन्स। और बीन्स से दो आपको याद रखने हैं। जैसे एक और ईडियम बनता है, एक तो ये है आपका स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स इट मीन्स क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना, एक्सपोज कर देना। एक तो ये हो गया। दूसरा एक और ईडियम इसी से रिलेटेड आपने ये पढ़ा था, गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे इसका मतलब भी क्या होता है कि रहस्य उजागर कर देना, है ना। जैसे ये कहते हो आप ब्रिंग टू लाइट, और ब्रिंग टू लाइट का मीनिंग क्या होता है, सेम ही वही, किसी चीज को लाइट में लाना मतलब एक्सपोज कर देना, है ना। ये ईडियम मिलते जुलते हैं, इनको आपको रिकॉल करना है। जैसे एक और आपने पढ़ा था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग, ये भी आपने अच्छे से लर्न किया था, ठीक है। और एक और बीन्स से ये बनता है फुल ऑफ बीन्स। और फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है पूरी एनर्जी के साथ, है ना, पूरे जोश के साथ। जैसे फुल थ्रॉटल आपने एक ईडियम और रिकॉल किया था, इसको अगर याद आ रहा हो, फुल थ्रॉटल, फुल ऑफ बीन्स, पूरी एनर्जी के साथ, फुल स्विंग, पूरी रफ्तार के साथ, वो भी आपने पढ़ा था। उपसो 13 क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, बैंकक्रप्ट्स मींस होता है दिवालिया, हु आर अनेबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट, है ना। आर दोज, वो लोग हैं हु आर इनकैपेबल टू पे देयर डेट, जो अपने कर्ज को नहीं अदा कर पाते हैं। इनकैपेबल को कौन रिप्लेस करेगा, कैपेबल, पावरफुल, और इनकम्पिटेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो एलिमिनेट कर पाओगे। ये एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि बेसिकली यहाँ पर फिर अगेन मैंने वही सोचा था कि इनकैपेबल और कम्पिटेंट के बीच में डिफरेंस कराना चाह रहा है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रिप्लेस कराना चाह रहा है ना। तो क्वेश्चन तो अब इजी हो गया। हालांकि अगर ऐसे यहाँ पर इनकैपेबल और इनकम्पिटेंट दोनों ऑप्शंस दिए होते फिर उसमें आपको पिक करना होता तो ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता। चलिए एनीवे, तो इनकैपेबल और इनकम्पिटेंट में मैंने डिफरेंस बता रखा है यहाँ पर। लुक, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड दी नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली। तेरा बहुत कठिन है उसके लिए टू प्रोवाइड, प्रोवाइड कर पाना द नेसेसिटीज, जो ज़रूरतें हैं। और किन की ज़रूरतें कह रहा है, ऑफ हर फैमिली। अब यहाँ पर कह रहा है टू हर फैमिली, बाई हर फैमिली, ऑफ हर फैमिली, या फ्रॉम हर फैमिली, विच वन इज करेक्ट। तो पता है ये क्वेश्चन ट्रिकी इस वजह से हो जाता है बिकॉज majority of students are going with the option number थर्ड, नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली। और आपको लगेगा बिल्कुल करेक्ट है, बट ये सेंटेंस जो है ये इनकरेक्ट है। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, दिस विल दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ऐसा क्यों है मेरे भाई, है ना। वो वर्ड है आपका प्रोवाइड। Provide something to somebody. This is your correct phrase. Provide something to somebody. ये आपका करेक्ट फ्रेज है, इसको आप यूज करो। देन इससे रिलेटेड और भी वर्ड मैंने आपको बताया था, जैसे सप्लाई था, जैसे आप एक वर्ड और कर रहे थे, फर्नेस एक वर्ड कर रहे थे आप, है ना। तो ये सारे सेम है और इनके साथ सेम वही कहानी आती है। प्रेजेंट है, जैसे आप ये भी आपने पढ़ा था, प्रेजेंट है, और इसका पूरा लॉजिक आपने पढ़ रखा है ना। अगर यहाँ पर उल्टा करोगे आप, उल्टा मतलब इन द सेंस रिवर्स ऑर्डर में करोगे, ऐसे प्रोवाइड, प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग, विथ समथिंग, ये बन जाएगा, है ना। तो अगर आप समबडी पहले लाओगे तो विथ के साथ जाओगे, और अगर आप समबडी बाद में लिख रहे हो तो टू के साथ। सो आर करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट।
द शिप लॉन्च आउट ऑन अ जर्नी बाय वाटर आर सी ऑफ डिस्कवरी, है ना, इसको क्या कहते हो आप? कह रहे जर्नी बाय सी या वाटर, उसको क्या कहते हो? वोइज, रेंडेजुअस, वर्सो, या फिर एक वर्ड है आपका कौन सा, वेस्पर्स, है ना। ये तो इवनिंग प्रेयर होती है, यू नो वेरी वेल, ये होता है इवनिंग प्रेयर। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपसे। इवनिंग प्रेयर ऑफ चर्च उसको आप बोलते हो वेस्पर्स, है ना। अच्छा मॉर्निंग प्रेयर क्या होती है, ये वाला आप बताइएगा, मॉर्निंग प्रेयर को आप क्या कहते हो? ये क्वेश्चन आपके लिए है। वर्सो जो होता है, इस क्वेश्चन को मैंने इस वजह से पिक किया है, आंसर तो इजी है वो तो कर लोगे आप, लेकिन कुछ और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे वर्सो जो होता है लेफ्ट पेज होता है, लेफ्ट पेज ऑफ अ बुक, है ना। और जो रेक्टो होता है, एक और वर्ड आता है रेक्टो, ये क्या होता है, ये राइट पेज होता है। वर्सो एंड रेक्टो दोनों अलग अलग वर्ड बन गए आपके। रेंडेज यूएस का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स मीटिंग ऑफ लवर्स, उसको आप बोलते हो रेंडेज यूएस। और वोइज होता है समुद्री यात्रा, जिसको आप वोइज बोलते हो, VOYAGE। अच्छा इसी से रिलेटेड और भी वर्ड हैं, जैसे आप कहते हो ऑडिसी। ऑडिसी का मतलब क्या होता है? ऑडिसी का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी, है ना। लॉन्ग जर्नी उसको ऑडिसी बोलते हो, लॉन्ग जर्नी या जर्नी, जर्नी बाय अ शिप दैट इज कॉल्ड वोइज। केवल लॉन्ग जर्नी आपसे पूछ रहा है तो दैट इज ऑडिसी, है ना। एक और वर्ड कराया था आपको, सजर्न। सजर्न मतलब क्या होता है? छोटी ये शॉर्ट स्टे, शॉर्ट स्टे ड्यूरिंग जर्नी, दैट इज कॉल्ड सजर्न। होप सो क्लियर है पॉइंट। शी वॉज फूलिश एनफ टू थिंक दैट शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ। तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, हैज बीन कंप्लीटली सेफ, हैव बीन कंप्लीटली सेफ, इज कंप्लीटली सेफ, वर कंप्लीटली सेफ, विच वन इज करेक्ट? तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर पता है बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं कहूँ तो आप ये पॉइंट ये पढ़ते हो, टाइम डिसाइड्स टेंस, टाइम डिसाइड्स टेंस। ये टाइम ही है जो टेंस को डिसाइड करता है, और मैंने पूरा टेंस टॉपिक जो है वो इसी पर बेस करके पढ़ाया कि आपको अगर टाइम को कंट्रोल करना आ गया तो टेंस बहुत छोटी चीज़ है ना। ये टाइम ही है जो टेंस को डिसाइड करता है, यू नो वेरी वेल। यहाँ पर क्या करोगे अब आप, कि ये जो नाउ है ये किसका कीवर्ड है, बस इतना पता कर लो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। नाउ जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है, या है ना। जैसे नाउ है, नाउ के साथ एट नाउ, लेकिन जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज करते हो, जस्ट नाउ। ये किसके साथ आता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है ना। इसके अलावा दीज डेज है, दीज डेज, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये किसके कीवर्ड हैं? ये सभी प्रेजेंट के कीवर्ड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर थर्ड, लेकिन अभी भी मन में एक डाउट है। ये तो देखो परफेक्ट बन गया है ना, ये तो वैसे भी गलत है। एज के साथ क्या आना चाहिए? एज के साथ बीन आना चाहिए, है ना, बींग नहीं आएगा। और ये तो इनकरेक्ट हो गया चूंकि नाउ लगा है, तो पास तो यूज नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ बना? ये तो सिंपल प्रेजेंट बना क्योंकि सिंगल इज लिख रहा है। एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, ये किसके साथ यूज होता है? यही यही ट्रिकी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, कि ये कॉन्टिन्यूअस के साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम इन कीवर्ड्स को यूज करते हैं। लेकिन व्हेन एवर मेन वर्ब इज मिसिंग, एक्शन वर्ब इज मिसिंग, मेन वर्ब नहीं एक्शन वर्ब इज मिसिंग, तब हम इंडेफिनेट में भी लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया। नाउ टू अनदर वन, नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा जो बॉस है वो तुम्हारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हार्ड यू वर्क, वर्क यू टू हार्ड, हार्डली यू वर्क। अच्छा हार्डली का तो कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव मीनिंग देगा, तो उसको तो आपने रिमूव कर लिया। दूसरा, यहाँ पर अगर देखोगे तो हार्ड वर्क यू, इसका तो कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है ना, तो ये भी नो सब्सटीट्यूशन भी नहीं आएगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाला ऑप्शन में इनकरेक्ट होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्ड यू वर्क।
तो हाउ हार्ड आप ऐसे लिखोगे ना, हाउ हार्ड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एन इमेजिन स्टेट और सोसाइटी इन विच देयर इज ग्रेट सफरिंग आर इनजस्ट। तो क्या कहते हैं सर? इन्फर्नो कहते हैं, डिस्टोपिया कहते हैं, यूफोरिया कहते हैं और यूटोपिया कहते हैं। अच्छा, इमेजिनरी प्लेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको छोटे-छोटे पॉइंट, जैसे ये इन्फर्नो के बारे में आपको बता, ये क्या होता है? एक तरीके का नर्क, है ना? उसको इन्फर्नो बोलते हो। आप ऐसे कह सकते हो अ लार्ज फायर दैट इज़ डेंजरसली आउट ऑफ कंट्रोल, उसको इन्फर्नो बोलते हो। अब दूसरा यूफोरिया आपने पढ़ा होगा, ग्रेट हैप्पीनेस, ये आप कहते हो ग्रेट हैप्पीनेस, उसको यूफोरिया बोलते हो आप, ग्रेट हैप्पीनेस। अब आपने कहा ये जो 2 टर्म हैं, ये जो 2 टर्म हैं, कौन-कौन से? डिस्टोपिया और यूटोपिया, दोनों इमेजिनरी प्लेस है। कैसे है मेरे भाई? ये बोथ आर इमेजिनरी प्लेसेस। दोनों के दोनों कैसे हैं? ये इमेजिनरी प्लेस। अच्छा, इमेजिनरी प्लेस जहाँ पर हैप्पीनेस है, सारी चीज़ें बेहतर हैं, राम राज्य बोलते हो ना आप, तो उसको यूटोपिया बोलते हैं। और जहाँ पर सफरिंग ही सफरिंग है, इमेजिनरी प्लेस जहाँ पर दुःख ही दुःख है, सफरिंग ही सफरिंग है, इनजस्टिस है, किसी के साथ कुछ भी न्याय नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टोपिया। तो अब आपको ये डिफाइन करना है कि सेंटेंस क्या पूछ रहा है। जैसे कह रहा है पहले तो इमेजिन्ड प्लेस, ये इमेजिन्ड स्टेट कह रहा है। तो ये इमेजिनरी स्टेट की बात कर रहे हैं। इमेजिनरी तो ये दोनों तो पहले एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में आप पिक करोगे। और जहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, तो फिर वो यूटोपिया होगा। हालाँकि यूटोपिया पहले ऐसे लिखा जाता था, यूटोपिया, लेकिन इसका मॉडिफाइड वर्ज़न आया है, वो ये है, यूटोपिया। ईयू मीन्स गुड होता है। वर्ड के डेवलपमेंट के बाद लास्ट में ये वर्ड इस तरीके से मॉडिफाइड हो गया, है ना? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। हालाँकि इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी चले काफ़ी, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर कभी पढ़ो, तो आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जो डिस्टोपिया है, वो एक तरीके के सफ़रिंग है ना? अनदर वन, आगे चलते हैं। नीना हैज़ नॉट एट लर्न हाउ टू स्ट्रैटन अप एंड फ्लाई राइट। नीना को अभी भी सीखना बाकी है ना? और क्या सीखना बाकी बाकी है? कह रहा है फॉरगेट दी रॉन्ग डूइंग ऑफ द अदर्स, improve her absurd behavior and act seriously, be professional in flying the aircraft, remember the part and past and prepare for the future। अब ये कह रहा है स्ट्रैटेन मतलब सीधा होना, मतलब इम्प्रूव करने की बात कर रहा है। कहते हैं ना तुम बिल्कुल सीधे हो जाओ, है ना? इट मीन्स यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ, है ना? या इम्प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करो। एंड फ्लाई राइट, सही से सही डायरेक्शन में फ्लाई करो, इसका मतलब सही तरीके से काम करो। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, इम्प्रूव हर एब्जर्ड बिहेवियर। जो आपका एब्जर्ड बिहेवियर है उसको सही करो और एक्ट सीरियसली, सही से काम करो। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट देन ऑल द मौर्य इम्प्रस, है ना? अब इसको मैंने क्यों पिक किया, उसका रीजन अभी आपको पता चलेगा। पहली बात तो देन नहीं लगा पाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट लिख रहे हो, ग्रेटेस्ट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री, देन तो नहीं आएगा, हालाँकि देन कहीं पर दिया भी नहीं है, ठीक है? अब आ जाओ इसमें से, ऑफ द मौर्य एम्परर्स, ये आएगा, या फिर ऑल मौर्यन एम्परर्स, है ना? आपने कहा टू ऑल अनदर मौर्यन एम्परर्स टू अदर मौर्यन एम्परर्स। अब एक और बात यहाँ पर समझो, ये जो अदर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जो अदर वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे आप ये कहते हो ऑल है, नो है ना, मोस्ट है, एवरी है, इनके साथ आप अदर का यूज करते हो। वी कैन यूज अदर, बट कंडीशन ये है कि सी डी और पी डी होनी चाहिए। मतलब पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो ऐसा कर पाओगे कि आप अदर का यूज कर पाओगे, है ना? लेकिन जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करोगे तो वहां पर अदर या अनदर का यूज नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो ये आ गया कि यहाँ पर अनदर नहीं लगा पाओगे, एक ये है कि अदर नहीं लगा पाओगे। अब इन दोनों में देखो, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं लिया, उसका रीजन समझना जरा। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंपैरिजन शुड बी वन वर्सेस ऑल, नॉट वन वर्सेस अनदर। वन वर्सेस ऑल की जो कंपैरिजन है, एक व्यक्ति या वस्तु की कंपैरिजन आप सभी से कर रहे हो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दैट दैट दैट
That is why we are going with the option number first. Next, the journal public William was best known as a crusader for peace and is an admired critic about social, political and ethical subject. अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि for peace and is an admired critic by, for peace and is an admired critic on, about peace and is an admired critic about, इन पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट, है ना। तो बेसिकली अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आपको केवल यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाना है वो प्रपोजिशन के बेस पर बनाना है। जैसे यहाँ बाय लगा हुआ है, यहाँ पर ऑन लगा हुआ है, यहाँ पर अबाउट का यूज है, यहाँ पर अबाउट का यूज है, तो विच वन इज करेक्ट है ये आपको देखना है। पहली बात तो ये स्टार्टिंग में अबाउट नहीं लगा पाओगे, उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। फॉर ही आएगा, फॉर पीस, ये वाली बात सही है, फॉर पीस एंड बाकी तो सब सेम है। और कह रहा किस चीज, किन चीजों को लेकर के क्रिटिक है ना, एडमायर्ड क्रिटिक, और किन चीजों को लेकर कह रहा है, सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मैच योर आंसर। नाउ मूव टू अनदर वन। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इस पे बात करेंगे और इसमें कई बार आप मिस्टेक भी कर जाते हो। कह रहा डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर डज सी रिसाइड, डू यू नो वेयर डज सी रिसाइड, वेयर डज सी रिसाइड्स, वेयर सी रिसाइड, वेयर सी रिसाइड्स, वेयर डू सी रिसाइड। अब एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये मेन स्टेटमेंट होगा और ये सबऑर्डिनेट स्टेटमेंट होगा, है ना। तो जो क्वेश्चन क्वेश्चन किस फॉर्मेट में रहने वाला है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा मेन स्टेटमेंट, ये वाला, ये जो मेन स्टेटमेंट है ये डिसाइड करेगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इसको इंट्रोगेटिव में लिखना है, इसको आपको असर्टिव ही लिखना है। जैसे देखो डू यू नो, यहाँ इंट्रोगेटिव बन गया है, लेकिन ये जो बनेगा ये असर्टिव ही बनेगा। तो यहाँ पर डज लगाने की नीड नहीं है, यहाँ पर डज लगाने की नीड नहीं, यहाँ डू लगाने की नीड नहीं है। दूसरा वेयर सी रिसाइड्स बन जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ईएस। ऑप्शन नंबर थर्ड एक ही की पॉइंट है, उसको ध्यान रखना। द लाइन अराउंड द रग्ड रॉक्स, ragged, rasical, ran uses the repetition of usually initial consonant sound in two or more neighboring words or syllable। इसको क्या कहते हो? जैसे यहाँ पर अगर बहुत अटेंटिवली रीड करिए, राउंड आर का साउंड है, रग्ड आर का साउंड, रॉक्स आर का साउंड, रैग्ड आर का साउंड, रास्कल आर का साउंड, रैन आर का साउंड। और इस चीज को आप क्या कहते हो कि जब भी इनिशियल लेटर जो होते हैं किसी भी वर्ड के, वो जो लगातार आप कई सारे वर्ड्स लिख रहे हो उनके इनिशियल लेटर सेम साउंड करते हैं, उसको क्या कहते हो? उसको बोलते हैं एलिगरी, सिमली, एपिथेट, सॉरी एपीथेट है, हाँ एपिथेट ही है, एलिट्रेशन है। जैसे इससे एक तो एपिथेट होता है और एक एपिटफ होता है। एपिटफ यू नो वेरी वेल, कब्र या समाधि पर लिखे हुए शब्द उनको एपिटफ बोलते हो। जैसे आप वो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, सॉरी वो पढ़ते हो आप कि, और जैसे वो आपने देखा होगा सनम तेरी कसम, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये टूम बनी हुई है ना, जैसे मान लो ये टूम है कुछ इस तरीके से, ये टूम बनी हुई है मान लो, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये कोई कोट लिखी हुई है। जैसे एक बड़ी प्यारी सी कोट है जॉन कीट्स की, हियर लाइज वन हुज नेम रिट इन वाटर, है ना। ये कोट किसकी है? ये जॉन कीट्स की है, और इसी को हम एपिटफ बोलते हैं, कब्र या समाधि पर लिखे हुए शब्दों को एपिटफ बोलते हैं, है ना। एपिथेट क्या होता है? ये एक तरीके के एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? किसी चीज को डिफाइन करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज करते हो आप, उनको एपिथेट कहा जाता है। एपिथेट का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, और जो टाइटल्स है स्पेशली इन द फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एपिथेट, है ना। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार होता है, वो जो लगातार रेपिटेशन हो रही है साउंड की, है ना। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, जैसे ये लिखा आपने, ओ वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट विंड, है ना, ये डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है। ये इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? ये बेसिकली एलिट्रेशन है। सिमिली आप जानते हो, जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हो दो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स में, है ना, और दो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों में आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो और कंपैरिजन के लिए एज लाइक या सो का यूज कर रहे होते हो, दैट इज कॉल्ड सिमिली। और एलेगरी का मतलब होता है प्रतीकात्मक कथा, है ना, जो सिंबल्स के माध्यम से
बताई जाए, दैट इज कॉल्ड एलिग्री, है ना। तो इसको बोलते हो आप, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। पॉइंट क्लियर हो गए, सारे ऑप्शंस मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। एक और बात ध्यान देना, जैसे एलिट्रेशन है, ऐसे एक टर्म आता है एजोनेंस। ये एजोनेंस क्या होता है, ये इसमें वॉवेल साउंड आती है। इसमें क्या होता है, वॉवेल साउंड, जैसे ये लिखा है ऑल अलोन, ऑल अलोन, ऑल अलोन, ऑल अलोन। अब इसमें वॉवेल साउंड है, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कंसोनेंट साउंड था, रग्ड, राउंड, रग्ड, रॉक, रैग्ड, रॉस्कल, रैन। इसमें वॉवेल ये कंसोनेंट साउंड था, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। वॉवेल साउंड होगा तो उसको एजोनेंस बोलते हैं, है ना। आगे चलते, माई सिस्टर्स विश्ड मी गुड लक बिफोर आई वेंट ऑन द स्टेज टू सिंग। अब इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें आपको डिफाइन करना है, और बेसिकली इनडायरेक्टली ये आपसे जानना चाह रहा है ना, क्या जानना चाह रहा है, कह रहा है टोल्ड मी टू सिट ऑन द फेंस, ये ईडियम है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक द आइस, ब्रेक एन आर्म। अब आपको चेक करना है, देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है नॉट टू टेक एनी वन साइड, है ना। ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, तो इसमें पता है ब्रेक द आइस ईडियम दे रहा है और उसके ऑप्शन से बड़े अजीबोगरीब सेट किए उसने। पता है कैसे, उसने कहा कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ प्लीजेंट, विथ अ प्लीजेंट मैनर, ऐसे लिखा। एक ऑप्शन तो उसने ये दिया, दूसरा ऑप्शन उसने एक और दिया कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ओके सारी चीजें बेहतर है। देखो हाँ, दूसरा उसने ऑप्शन दिया कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन awkward सिचुएशन। इन दोनों में फिर वो वही है कि आप केवल इतना पढ़ करके जाते हो तो स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, तो फिर आप फंस जाओगे, इसलिए पूरी बात पढ़नी है इसके लिए, ब्रेक द आइस के लिए, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन awkward सिचुएशन। ये वाली बात समझना कि भाई चार दोस्त बैठे हैं और किसी बात पर वाद विवाद हो रखा है और कोई भी बोल नहीं रहा है, सारे शांत है, बड़ी awkward सी साइलेंस, जैसे फैमिली के बीच में आप देखते हो, जैसे मान लो घर पे बड़ा महाभारत हो रखी है ना, और सब अपनी तरफ, मतलब सब कोना पकड़े हुए बैठे हुए हैं, कोई बोलना नहीं चाह रहा है ना। तो देन सडनली समवन स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस, है ना। होप सो समझ में आ गया होगा। और एक और आता है, वो है ब्रेक एन आर्म, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप कह सकते हो टू बी ओ वर्ली, प्राउड आर बोस्टफुल, प्राउड आर बोस्टफुल। अब इसको कैसे लर्न करोगे, वो भी टेक्निक समझ लीजिए आप। ये आपको एक कहानी सुना रहे हो कि भाई मैंने उसकी क्या की, मैंने जितने सोल्जर्स थे उनके आर्म को उखाड़ करके फेंक दिया, तो मतलब यू आर बोस्टिंग, सिंपली आप ऐसे कह सकते हो। वैसे ये भी आपने एक ईडियम पढ़ा था, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एंड आर्म एंड अ लेग, ये भी आपने ऑलरेडी ईडियम पढ़ रखा है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गिव अ बेस्ट परफॉर्मेंस, है ना। जैसे ये माय सिस्टर विस्ड, ना विश किया, गुड लक, है ना, किसी को अच्छा परफॉर्म करने के लिए विश करना, ये है ब्रेक का लेग। अनदर वन, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। अब यहाँ पर आपको बताना है, सिंस आई हैव बॉर्न, सिंस आई विल बी बॉर्न, सिंस आई बॉर्न, सिंस आई वॉज बॉर्न। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, सिंपली पहले तो ये वाली बात समझना, एक प्रॉपर्टी, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे यूजुअली आप देखोगे कि प्रेजेंट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता मेरे भाई, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट ही होता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पास्ट भी है और यहाँ पर प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट भी है, यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट भी है और प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट भी है। अब होता क्या है, सिंस के साथ अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट को डिफाइन कर रखा है, then another clause will also be written in present perfect. It may be present perfect continuous, PPC, present perfect continuous, है ना। अब पहली बात तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। आई बॉर्न नहीं होगा क्योंकि ये तो बॉर्न एडजेक्टिव है, आप ऐसे डिफाइन करोगे आई वॉज बॉर्न। जस्ट अनदर वन, बियॉन्ड स्किल्स एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, companies search for applicants who display excitement those they believe shall carry out allocated responsibilities.
इसमें एक ऑप्शन नीचे चला गया है, कोई बात नहीं, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। कैरी आउट का मीनिंग क्या होता है? ये ही वांट्स टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरी आउट। ये अभी रिसेंट में जो मैंने आपको सेशन कराया ना फ्रेजल वर्ब का, वो मैंने कहा था कैरी से आपको 3 याद रखने हैं। याद है कैरी मिनाटी की बात कर रहे थे। कैरी के साथ ऑन, कैरी के साथ कैरी ऑन, कैरी आउट, कैरी अवे, है ना? ये 3 आपने पढ़े थे। कैरी ऑन, कैरी मिनाटी लगातार कैरी ऑन किए हुए, इसका मतलब कंटिन्यू करना, टू कंटिन्यू। कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट करना, ओबे करना। कैरी अवे टेक अवे, टेक अवे। और ये मैंने लर्न भी कराए थे आपको बहुत अच्छे से फ्रेजल वर्ब वाले पे कि कैरी मिनाटी ने क्या किया है, कैरी ऑन कर रखा है। तो रोस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी ऑन कर रखा है ना? उस क्या करता है वो, चीज़ों को बहुत अच्छे से कैरी आउट करता है ना? और लास्ट वाला है कैरी अवे, कैरी अवे मतलब टेक अवे। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विल एग्जीक्यूट असाइन ड्यूटीज। जो एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कैरी आउट करते हैं, मतलब उनको एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके साथ फ्यूचर टेंस का जो यूज है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आइए चेक करते हैं सर। पहले लिख रहा है बाय नेक्स्ट दिसंबर, सब में सेम है। तो पहले तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि बाय द टाइम वेन एवर वी यूज बाय द टाइम, इसके साथ हम 2 टेंस यूज करते हैं बेसिक। एक तो आप यूज करते हो पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एंड अनदर वन इज फ्यूचर परफेक्ट। 2 टेंस बनते हैं आपके, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब इसने ऑलरेडी बता रखा है कि फ्यूचर के कंटेक्स्ट में आपको सही करना है, और वैसे भी नेक्स्ट दिसंबर लिख रहा है, इट मीन्स फ्यूचर में जाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट मिलना चाहिए। विल हैव बीन नहीं तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं हुआ, विल बी नहीं, विल हैव कंप्लीट नहीं, कंप्लीटेड होना चाहिए, विल हैव कंप्लीटेड। फ्यूचर परफेक्ट कैसे, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ। नेक्स्ट, Sanath has just arrived in Mysore on transfer. He requests his friend Raghu to help him find an appropriate location. अच्छा, उसका ट्रांसफ़र हो रखा है, अभी मैसूर पहुंचा है, उसका ट्रांसफ़र हो रखा है। उसने अपने मित्र रघु से रिक्वेस्ट किया कि उसको एक एप्रोप्रिएट जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करा दे, उसमें मदद कर दे। अब ये क्या है, एन एलोकेशन एकोमोडेशन रिकमेंडेशन, रेंटेड एकोमोडेशन, प्रॉपर जंक्शन, सुटेबल एलिवेशन। और ये बेसिकली इनडायरेक्टली क्या करना चाह रहा है कि उसके रुकने ठहरने के लिए अरेंजमेंट करा दे, और वो मीनिंग किसमें निकल करके आएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। और ध्यान रखना एकोमोडेट की ये स्पेलिंग होती है मेरे भाई, ACCOMMODATION, ये एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग है। आगे चलते हैं। हर थिंकिंग ग्रे हेयर वॉज हैंगिंग ऑन दी बॉनी फॉरहेड। अब ये जानना चाह रहा है, देखो ग्रे हेयर, ग्रे हेयर मतलब पहले तो व्हाइट हेयर नहीं होते, ये कई बार आपको बताया मैंने, व्हाइट हेयर नहीं होते, उनकी जगह ग्रे लिखा करो, ग्रे हेयर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तेरा हर थिनिंग ग्रे हेयर, उसके जो पतले पतले थिनिंग ग्रे हेयर है, हैंगिंग ऑन, क्या ये करेक्ट है? हर बोनी फॉरहेड, जो उसका फॉरहेड है, बोनी फॉरहेड है, उस पे वो क्या कर रहे हैं, कह रहा है फॉलिंग अबाउट, अर्जिंग अहेड, स्ट्रैगलिंग ओवर, सिंकिंग फ्रॉम, विच वन इज करेक्ट? अब यहाँ पर ये वाली बात समझनी है आपको। एक और, हाँ, ये फॉल अबाउट नहीं, लेकिन फॉल आउट बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। इट मीन स्क्वायरल होता है, फॉल आउट मीन स्क्वायरल। अब देखो ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रैजलिंग ओवर, और बाकी इसका मीनिंग देखो, मूविंग आर स्प्रेड आउट इन एन अनटाइडी इरेगुलर और स्कैटर्ड वे ऑफन बिहाइंड द मेन ग्रुप। अब क्या है कि उसके कुछ जो हेयर है वो उसके बॉडी फॉरहेड में बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Ranveer never has the habit of making a beeline for his academic activities. अब मेकिंग अ बी लाइन का मीनिंग क्या होता है ना? जैसे बी से एक और आपने इडियम एक पढ़ा होगा, बी हाइव। बी हाइव का मतलब होता है बिजी प्लेस, यू रिमेंबर? वैसे कह रहा है मेकिंग अ बी लाइन, इसका मीनिंग क्या है? कह रहा बिहेविंग अब नॉर्मली, सेलेक्टिंग
ठीक है, इनकंसिडरेटली, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, इमीडिएट, रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स। अब मेकिंग अ बी लाइन, जो बी होती है वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, बस इतना याद रखना है। बी कैसे चलती है? एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक और बताता हूँ, ये एक और इडियम आपने पढ़ा होगा, एज द क्रो फ्लाइज, यू रिमेम्बर? एज द क्रो फ्लाइज, है ना? एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है इन द सेम डायरेक्शन, है ना? ये भी ध्यान रखिएगा, इन द स्ट्रेट डायरेक्शन आप ऐसे कह सकते हो। सत्य इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन जाता है, अगर यहाँ पर इन अ ट्रबल लिख देते तो रॉन्ग हो जाता। जो फ्रेज जैसे है वैसे यूज किया करो, इन ट्रबल, इन डिफिकल्टी, इन डेंजर, इन अ डेंजर नहीं लिखोगे। यहाँ पर ग्रेटफुल आएगा, थैंक्ड आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन या ग्रेटफुल। पहली बात तो देखो जरा, बी फॉर्म के बाद, ये जो बी फॉर्म है, इसके बाद आपको क्या चाहिए? बी फॉर्म के बाद क्या यूज करते हो आप? एक है एक्शन वर्ब और एक है बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद वी नीड एडजेक्टिव्स, और आफ्टर एक्शन वर्ब वी नीड एडवर्ब्स, है ना? तो फिलहाल यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब को एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव ग्रेट नहीं होगा, ग्रेटफुल होगा। या तो ये होगा या तो दिस वन, या अदरवाइज दिस वन, GRATEFUL, GREATFUL। और यहाँ पर ग्रेटफुल की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल। अनदर वन, 5 years later I was eating the same dish at the same restaurant। पहले तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो कि रेस्टोरेंट की स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। RESTAURANT, है ना? अब यहाँ पर आ जाओ, कह रहा 5 साल बाद भी सेम डिश और सेम रेस्टोरेंट में मैं सेम चीज़ खा रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ। विल हैव बीन ईटिंग, हैज बीन ईटिंग, एम ईटिंग, और हैड बीन ईटिंग। अब पहले तो एक बात समझो, पता है क्या, कि 5 साल बाद भी ये सेम डिश और सेम रेस्टोरेंट में सेम डिश खा रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एम ईटिंग। अब दूसरी बात समझो, यहाँ पर आई के साथ हैव आना चाहिए, है ना? आई विल हैव बी, विल हैव के साथ बी नहीं लगा पाओगे, ये भी इनकरेक्ट है। हैड बीन ईटिंग, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना चाह रहे हो तो फॉर प्लस टाइम भी चाहिए, सिंस प्लस टाइम भी चाहिए, तो जो कि यहाँ पर नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पर बोथ आर करेक्ट है, वॉज ईटिंग भी करेक्ट है एंड एम ईटिंग भी करेक्ट है, दोनों, बिकॉज टाइम इज नॉट गिवन, वो दोनों हो सकते हैं। Charles Darwin is renowned for his book on evolution, on the origin of species, which laid down a treasure of। अच्छा, ये बेसिकली इस वाली बात को पहले समझो आप, कि चार्ल्स डार्विन जो हैं वो फेमस हैं अपनी बुक कौन सी, इवोल्यूशन के लिए, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखी है, कह रहा है विच लेड डाउन अ ट्रेजर ऑफ। अच्छा, ये एक और चीज समझो पहले, कि ये यहीं पर पूछना चाह रहा है, लेड इनटू, लेड अबाउट, लेड अवे, या फिर लेड आउट। यहाँ पर आपसे जानना चाह रहा है कि विच फ्रेजल वर्ब इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड आउट। अब ये क्यों होगा, उसका रीजन आपको यहाँ पर पता चलेगा। लेड आउट का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग इन क्लियर एंड डिटेल्ड वे। इन्होंने वो जो इवोल्यूशन है उसको डिस्क्राइब किया है डिटेल, इजी और सिंपल मैनर में, है ना? आगे चलते हैं। मिस्टर एडहिल called back but he wasn't able to find the scooter part he needed। अब यहाँ पर भी फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉल डाउन आएगा, यहाँ पर कॉल्ड ऑफ आएगा, कॉल्ड राउंड आएगा, कॉल्ड अप आएगा। अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगर इसके बारे में बात करूँ तो। पहली बात तो कॉल डाउन को तो ऐसा कोई मीनिंग है नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट कर लो। कॉल अप मतलब कैंसिल करना है, यहाँ पर मीनिंग वो सुटेबल नहीं है। इसके बाद आते हैं कॉल अराउंड और कॉल अप। इसका मतलब भी कॉल करना होता है, रिकॉल करना होता है ना? और कॉल राउंड का मतलब भी टू कॉल होता है, टू कॉल स्पेशली जब आपको ज़रूरत है। जैसे इसको पूरा डिफाइन कर लेते हैं। कॉल अराउंड मीन्स होता है टू फोन सेवरल पीपल, यूजुअली टू गैदर इन्फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइज समथिंग। तो बहुत सारे लोगों को आप जब कॉल कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, दिस इज कॉल्ड कॉल अराउंड। दैट्स वाई फिर आप इसके साथ जाओगे, लाइक ये इसका मतलब भी कॉल करना होता है, इसका मतलब भी कॉल करना होता है, टू कॉल सेवरल पीपल टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। जैसे ये क्या कहना क्या चाह रहा है, मिस्टर अब्दुल, है ना, कॉल कॉल अराउंड बट ही वॉज
ही वॉजंट एबल टू फाइंड द स्कूटर पार्ट ही नीडेड। उसने बहुत सारे लोगों से जानकारी की, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी, जो पार्ट चाहिए था स्कूटर का, उसके बारे में पता नहीं चला। आगे चलते हैं। Cornastic म्यूजिक इज यूजुअली परफॉर्म बाय अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स। तो यहीं से थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही। जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, अगर आप देखोगे तो इसका तो कोई मीनिंग है नहीं। ensemble of musicians, पैनल ऑफ जजेज, बैंड ऑफ सिंगर्स। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होना चाहिए, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सही है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक की बात कर रहा है, इसका मतलब म्यूजिशियंस की बात कर रहा है ना। और म्यूजिशियंस के लिए फिर करेक्ट आंसर यही होगा। बोर्ड डायरेक्टर्स के लिए आता है, ये ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, है ना। आगे चलें सर, ये क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, आई पिक्ड अप माई लिटिल क्लॉक एंड इट बिगेन टू डांस ग्रेसफुली, मूव ग्रेजुअली, लिफ्ट स्मूथली। और नेक्स्ट जो वर्ड है चाइम, एटली, और वर्क एग्रीएबली। अब ये जानना क्या चाह रहा है, कह रहा है मैंने अपनी क्लॉक उठाई, और क्लॉक क्या काम करेगी बताओ जरा। ग्रेसफुली मूव करेगी, ग्रेजुअली मूव करेगी, लिफ्ट स्मूथली। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम प्रैक्टली। घड़ी की जो आवाज़ होती है उसके लिए वर्ड चाइम यूज करता है ना। आगे चलते हैं। इट इज़ माई कस्टम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और यहाँ पर पता है आपको दो ही बातों में आपका डिफरेंस निकालना है, एक तो हैबिट और कस्टम। हैबिट इंडिविजुअल पर्सन की होती है, बट कस्टम पूरी सोसाइटी के लिए यूज करते हो आप। ये सोसाइटी के लिए आप यूज करते हो, और ये इंडिविजुअल पर्सन समबडी के लिए, है ना। यहाँ पर पर्सन की बात कर रहे हो तो आप हैबिट के साथ जाओगे, कह रहे हैं ये मेरी हैबिट है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ही टेक्स ऑल ही टेक्स हिज ऑलवेज डॉग फॉर अ वॉक। यहाँ पर वॉक नाउन की तरीके यूज है, दैट्स वाई हम आर्टिकल लगा रहे हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि जो अनसर्टेन फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं डिफाइन करता हूँ, ही सब्जेक्ट हो गया, टॉक्स वर्ब हो गई, हिज डॉग ये ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑलवेज अनसर्टेन फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हो, फॉर अ वॉक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो। अनसर्टेन फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखे जाते हैं, यू नो वेरी वेल। तो टेक्स के पहले आएगा ही ऑलवेज, ऑलवेज पहले आएगा ना, ऑलवेज टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक, ये करेक्ट आंसर। एक और आपका लास्ट क्वेश्चन है, और नियर अबाउट इसमें 40 क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूँ। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग 60 क्वेश्चन डिस्कस करें, टोटल 100 क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के हैं। बेसिक क्वेश्चन आप बना लोगे, इसलिए वो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। अरे सी फिनिश्ड हर क्विकली ब्रेकफास्ट। अब इसको ब्रेक करो पहले आप, सी सब्जेक्ट हो गया, फिनिश्ड वर्ब हो गई, हर ब्रेकफास्ट एक साथ आएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और क्विकली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। अब आप डिफाइन कैसे करते हो, देखो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को प्लेस करोगे, फिर वर्ब, फिर इसका ऑब्जेक्ट आएगा, देन इसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। और आपने यू नो वेरी वेल कि ऑब्जेक्ट शुड बी रिटन बिफोर एमपीटी, किसी भी टाइप का वो एमपीटी, किसी भी टाइप का एडवर्ब हो, ऑब्जेक्ट शुड बी रिटन बिफोर एमपीटी। तो आर करेक्ट सेंटेंस विल बी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट क्विकली, फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट क्विकली, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये था आपका सेगमेंट, होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। और कल नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और कल नियर अबाउट 60 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपके एक छोटा सा कमेंट जो है ना वो बहुत बड़े मोटिवेशन का कारण होता है। तो प्लीज़ जो भी कमेंट करते हो बहुत सोच समझ के किया करो, और हो सकता है कि वो कमेंट सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाए, और सामने वाले को बहुत मोटिवेशन हाई कर दे, है ना। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। जय हिंद।